अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान तारीखी टेस्ट सीरीज़ और मुल्तान में इंग्लैंड ने दूसरा टेस्ट जीतकर सीरीज़ अपने नाम कर ली। इट वाज अ वेरी क्लोज फॉट मैच। पाकिस्तान ने आखिरी दिन टेस्ट के बड़ी शानदार फाइट की, मैच विनिंग पोजीशन भी आई, लेकिन इंग्लैंड ने अपने हवास पर काबू रखा। यकीन तौर पर लक भी उनके साथ थी। सऊद शकील जो कि 96 पे खेल रहे थे, उनका एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन जो विल्सन ने आउट करार दिया, जो कि कॉट बिहाइंड था, डीआरएस पे पीछे गया। लेकिन इसके बावजूद हम ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली और पिंडी के बाद मुल्तान में भी एक मरतबा फिर उन्होंने साबित किया कि वो एक वॉचेबल टीम है। और टेस्ट फॉर्मेट को ज़रूरत थी शायद एक ऐसी टीम की जो कि इस फॉर्मेट के अंदर लोगों को अपनी जानिब मतवज्जे करे। और ये इंग्लैंड की टीम ने इस टेस्ट सीरीज़ से जो सबसे बड़ा आई थिंक जो विनर है वो टेस्ट क्रिकेट है, जिसको एक नई दवाम बख्शी है, एक नई जो है वो रूह फूंकी है इस इंग्लैंड की टीम ने। और ये टीम मुझे लग रहा है इंग्लैंड की ना सिर्फ पाकिस्तान को जो पाकिस्तान में हराया है, बल्कि दुनिया भर में जहाँ मुझे लगता है ट्रैवल करेंगे, ये टीम ज़रूर तमाम टीमों के लिए ख़तरे की घंटी होगी। बेस्ट बॉल इनकी अप्रोच है। पुरान में आज हम बात करेंगे, दो बड़े सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। कमर अहमद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, आपको खुशामदीद। बाजी भट्टी साहब ने हमें कुछ देर में टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करना है। लेकिन तो जनाब, मुल्तान टेस्ट से बात करते हैं और रावलपिंडी टेस्ट के बरक्स यहाँ पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी बड़ी अच्छी रही। स्पेशली इब्रार अहमद के शानदार डेब्यू ने तो इस टेस्ट को यादगार बना दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ये सीरीज़ हार गया। और जैसा नासिर हुसैन ने कहा कि हमें और मुझसे मेरे तमाम इंग्लैंड की क्रिकेटर्स को 2 टेस्ट जीतने के लिए ज़िंदगी लग गई, और यहाँ इंग्लैंड बैंड स्टोक्स की क़यादत में मुसलसल 2 हफ्ते में 2 टेस्ट मैच जीत गया। तो पाकिस्तान के लिए भी बहुत सारे सवालात हैं। एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन पे शायद हम बैक नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पिचेस और बहुत सारी चीज़ों को बेहतर करना है। कमर अहमद साहब और बाजी भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया, दोनों को खुशामदीद कहते हैं। कमर साहब, सबसे पहले आपसे स्टूडियो में आगाज़ करूँगा। डेफिनेटली 26 रन से शिकस्त का मतलब ही ये है कि एक बहुत ज़बरदस्त टेस्ट मैच हुआ, जिसके अंदर इन लोगों का इंटरेस्ट बाकी रहा, विकटें भी गिरती रहीं, इंग्लैंड की अप्रोच के रन भी बनते रहे। क्या कहेंगे सर? डेफिनेटली सऊद शकील डिजर्व टू गेट अ मैडन टेस्ट 100, चाहे वो टीम की नैया भी पार लगाते, बट इंग्लैंड की अप्रोच को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दे सेट अ न्यू बार। देखिए, आपने सऊद शकील की जो बात की है ना, बहुत ही कमाल का टेम्परामेंट है इस खिलाड़ी का। बिल्कुल। और अगर इसी तरह ये खेलते रहे तो ही कैन बी ए स्टार बैट्समैन इन द मिडिल ऑर्डर। और जहाँ तक टेस्ट मैचेस का ताल्लुक है, ये दोनों टेस्ट मैच मैं समझता हूँ कि डिस्पाइट ऑल द हिकअप्स कि पिच ख़राब है, पिच फ्लैट है और पिच ये हो रहा है, उसके बावजूद बहुत ही मैं समझता हूँ कि कॉम्पिटिटिव टेस्ट मैच हुए। बिल्कुल ठीक। और ठीक है, एक दिन बाकी है अभी टेस्ट मैच ख़त्म होने में, और ये टेस्ट मैच जीत गए और साथ में सीरीज़ भी। इससे साबित ये होता है कि ये बहुत ही पॉजिटिव माइंड सेट के साथ ये इंग्लैंड की टीम क्रिकेट खेल रही है। ठीक है। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट को एक नया अंदाज दे दिया है, बिल्कुल एक नया टर्न दे दिया है। टेस्ट क्रिकेट को अलाइव कर दिया है इन्होंने, जिस तरह से ये बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग कर रहे हैं इन्होंने, और जिस तरह इनका कप्तान है कि वो हर तरह की रिस्क लेने को तैयार है। बिल्कुल ठीक। हाँ, लेकिन आप ये न भूलें कि इस विकेट पर जिस तरह से एक डेब्यूटेंट अबरार अहमद ने परफॉर्मेंस किया है, बिल्कुल वो अमेजिंग है कि एक नया लड़का जो टेस्ट क्रिकेट में एज ए स्पिनर खेल रहा हो और वो 11 विकेट ले जाए टेस्ट डेब्यू के ऊपर। ठीक। और ऐसी मिस्टिफाइंग किस्म की बॉलिंग, जिसे लोग कहते हैं जी मिस्ट्री स्पिनर है। बिल्कुल, लोग असल में इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि मिस्ट्री स्पिनर होता क्या है। मिस्ट्री स्पिनर वो होता है, एक तो लेफ्ट आर्म चाइना मैन, लेफ्ट आर्म स्पिनर, एक रिस्ट स्पिनर जिसके राइट आर्म गुगली बॉलर। मिस्ट्री स्पिनर वो होता है जो कि बैट्समैन को, माइंड को कंफ्यूज कर दे। बैट्समैन कंफ्यूजन में रहे फेस करने के लिए कि मैं आगे खेलूं, पीछे खेलूं, ये फ्लिपर है, टॉप स्पिन है, गुगली है, ये क्या है, मैं इसको मारूं कि नहीं मारूं। ठीक, आई थिंक इस टाइप का ये बॉलर है। जिस तरह शेन वॉर्न, हालांकि वो गुगली को मास्टर नहीं कर सका शेन वॉर्न, बट ही ऑलवेज यूज्ड टू बी रेडी टू टेक रिस्क्स। बिल्कुल ठीक। वो लॉब करता था बॉल को, डिफरेंट ट्रेजेक्ट्री से गेन करता था। ठीक है। डेब्यू करते हुए किसी स्पिनर को मैंने ऐसा नहीं देखा है। जी हाँ, बिल्कुल जैसे आपने कहा, अमेजिंग कंट्रोल ऑन लेंथ एंड फ्लाइट एंड गुगली एंड एवरीथिंग। ही हैज गॉट ए ट्रेमेंडस गुगली। बिल्कुल सही कहा आपने। और डेब्यू टू रिमेंबर फॉर अबरार अहमद। और अब मौजूद हैं हमारे साथ बाजी भट्टी साहब, जो कि मुल्तान टेस्ट के लिए और पिंडी टेस्ट में भी मौजूद रहे और आज भी इस टेस्ट की प्रोसीडिंग को कवर किया मुल्तान के स्टेडियम से। बहुत शुक्रिया माजिद भाई। और डेफिनेटली हार्ड ब्रेक फॉर पाकिस्तान, बिकॉज आज मैच में जब नवाज़ की पार्टनरशिप लगी और फिर जिस तरह सऊद शकील खेल रहे थे, लग रहा था ये मैच पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन
पहले सऊद शकील आउट हुए और उसके बाद डेफिनेटली पाकिस्तान के जो टेल एंडर्स हैं वो इतनी मुज़ाहमत नहीं कर सके, बट बहुत क्लोज आए। और शायद लोगों को ज़्यादा दुख इसी बात का कि सीरीज बराबर हो जाती तो कराची में सब बड़े इंटरेस्ट से आते। अब थोड़ा सा डल मोमेंट लग रहा है। देखिए अब्दुल गफ्फार, मेरे ख्याल में इंग्लैंड की टीम हम पाकिस्तान की खामियों की गलतियों पे ज्यादा फोकस किए हुए जा रहे हैं। हमारी टीम में हम अपने एंगल को लेकर चलेंगे, लेकिन कमर भाई जो बात कर रहे हैं, असल बात यही है कि ये बिल्कुल एक इंग्लैंड की अनोखी टीम हमें नजर आ रही है, जो हम माजी में T20 और वनडे क्रिकेट में हमारे बहुत सारे कप्तान और कोचेस कहते थे कि हम फियरलेस क्रिकेट खेलेंगे। वाकई ये फियरलेस क्रिकेट है जो इंग्लैंड की इस टेस्ट टीम में खेला है। मुझे याद है कि इसके असिस्टेंट कोच ट्रेस कौथिक एक दिन सिडनी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे। जी उन्होंने कहा कि हम तो हार से डर ही नहीं रहे, हमें नहीं परवाह कि हमारी टीम हारेगी, हम तो नेगेटिव खेल रहे हैं और रिजल्ट चाहते हैं। हमें किसी ने कहा कि आपको इसकी क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी, उन्होंने कहा कि हमें इसकी भी परवाह नहीं है कि हम हार गए तो हमें इसकी क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो वो जो माइंड सेट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसके मुकाबले में अगर आप पाकिस्तान टीम का माइंड सेट देखें, मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा हमारे यहाँ फुकदान नजर आ रहा है वो सिलेक्शन में बड़ा सीरियस किस्म का फुकदान है। ठीक। पहले टेस्ट में हमने 4 प्लेयरों को डेब्यू करवा दिया और डोमेस्टिक का जो टॉप परफॉर्मर था अबरार अहमद, उसको हमने खिलाया नहीं पिटी टेस्ट। हालांकि कहा यह जाता है, कमर भाई क्योंकि खुद फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, ये ज्यादा बेहतर इसको डिस्क्राइब करेंगे कि कहा यह जाता है कि जो प्लेयर जिस वक्त फॉर्म में है उस वक्त उसको टीम में डालें। यहाँ भी आप देख लें, आधा टीचर आधा बटेर, ये वाली अब पॉलिसी जो है मेरे ख्याल में लिमिटेड ओवर में तो चल जाती है, व्हाइट बॉल क्रिकेट में चल जाती है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में आपको या तो फिर प्रॉपर बॉलर खिलाने होंगे, प्रॉपर स्पिनर खिलाने होंगे, या फिर प्रॉपर ऑलराउंडर आपके पास इमरान खान, अजहर महमूद, अब्दुल रज़ाक की क्लास में है तो उनको खिलाएं। अदरवाइज मोहम्मद नवाज, सलमान अली आगा, ये दोनों देखिए एक ही तरह के बैट्समैन हैं। तो मेरे ख्याल में या तो हमारे पास टैलेंट नहीं है सर्किट में, या फिर हमारे जो सिलेक्टर्स हैं या टीम मैनेजमेंट है उनमें वो आंख नहीं है जिससे उस टैलेंट को परख सके। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी एक खतरे की घंटी है कि अब हमारे पास उस क्वालिटी का टैलेंट नहीं है कि इंग्लैंड की टीम 60 साल में पाकिस्तान की 2 टेस्ट मैच जीती और 2 हफ्ते में 2 टेस्ट मैच जीत गई। तो इसका मतलब है हमारे सिस्टम में, हमारे मामलात में खराबी है और उसको दूर करने के लिए रमीज राजा खुद फॉर्मर कप्तान है, वर्ल्ड कप विनिंग टीम के मेंबर है। बट रमीज राजा कहते हैं कि लोग टेस्ट क्रिकेट नहीं देखना चाहते, हमें T20 फॉर्मेट के लिए T20 फॉर्मेट के प्लेयर्स को टेस्ट मैच में डालना होगा जिस तरह इंग्लैंड ने डाले। तो भाई आप पीसीबी चेयरमैन है, आप डाल दें T20 फॉर्मेट के प्लेयर्स को टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन उनसे रिजल्ट भी तो आपने लेना है ना। आप मीडिया में ये आइडिया फ्लोट कर रहे हैं, आप उसको एक्शन करें और अगर रिजल्ट देगी पाकिस्तान की ये T20 के प्लेयर्स टेस्ट क्रिकेट में आके पाकिस्तान को जितवाएंगे तो लोग वाह वाह करेंगे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी थोड़ा प्रेशर में नजर आ रहा है, पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट भी प्रेशर में नजर आ रही है। अब देखे ना, हमने पिचेस को इशू बना के रख दिया, हम बैटिंग पिच पर भी हार गए, हम स्पिन पिच पर भी हार गए। फास्ट बॉलिंग तो हमेशा से इंग्लैंड की स्ट्रेंथ रही है, तो भाई अब हमने किस तरह की क्रिकेट खेली है। तो मेरे ख्याल में हमें खुद सोचो विचार की बहुत सी जरूरत है। बिल्कुल, आपने सही पूरा तफसीली जो है तस्दिया किया। तो जनाब बात करते हैं उस कंट्रोवर्शियल डिसीजन पर जिसपे इस वक्त सोशल मीडिया पर अब तक बात हो रही है और बहुत सारे जो नाकदीन हैं, यहाँ तक कि इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइकल वॉन और पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ जो कि खुद बहुत बड़े विकेट कीपर रहे और बड़े वोकल हैं। अगर उनको लगता कि शायद नॉट आउट है, हम प्रिटी श्योर, जो लोग जानते हैं माजिद भाई भी और कमर भाई भी, कि राशिद लतीफ़ साहब ने सच को सच ही बोलना था। उन्होंने भी कहा कि इट वॉज नॉट आउट और 12 मुझे नहीं पता जो विल्सन क्या समझ रहे थे। तो कमर भाई और माजिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आप लोगों ने बहुत क्रिकेट कवर की है सर। वक़ार यूनुस भी ये कह रहे हैं, हालांकि वो खुद ब्रॉडकास्टर हैं, कि मुझे समझ नहीं कि पायर ने कैसे इसको नॉट आउट करार दिया। और ये भी रूल मैं आपको बता दूँ कि नए रूल के मुताबिक कैच यानी कॉट बिहाइंड के डिसीजन पर अंपायर्स कॉल
अंपायर थर्ड अंपायर के ऊपर वाजिब नहीं है कि वो उसको ना ओवर रूल कर सके, वो बिल्कुल कर सकता है। एलबीडब्ल्यू में उसको कंक्लूसिव एविडेंस चाहिए होता है, बट यहाँ पर रूल्स के मुताबिक नट आउट या आउट जो भी था सॉफ्ट सिग्नल, उनको फैसला करना था, वो कुछ भी कर सकते थे। कमर भाई, योर कॉल ऑन दिस कैच। देखिए, बात दरअसल ये है कि अगर आप इस कायदे कानून को क्रिकेट के समझें तो कानून ये कहता है कि चाहे वो फील्डर हो चाहे वो विकेट कीपर हो, इफ़ ही इज़ इन कंट्रोल ऑफ द कैच, कंप्लीट्स इट विदाउट टचिंग द ग्राउंड, तो वो कैच आउट होता है। यहाँ पर जो बार बार जो हम रिप्ले देख रहे हैं, द विकेट कीपर इज़ नॉट इन कंट्रोल ऑफ द कैच। उसने हाथ में लेके बॉल उसकी सरफेस पर लग गई ग्राउंड के, उसके बाद उसने फिर बॉल पकड़ी। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही डाउटफुल डिसीजन था और इस पर बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा बैट्समैन को जाता है। आई थिंक द अंपायर जो विल्सन फॉल्टर्ड और गलत डिसीजन दिया, वो अलग बात है। लेकिन बात दरअसल ये है कि को जो पहली टेस्ट सेंचुरी बनाने वाला था, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी इनिंग खेली और ही डिजर्व दैट ही कुड मेक अ सेंचुरी। मैं दोबारा अगर देख रहा हूँ इंग्लैंड के विकेट कीपर को, आप कॉमेंट भाई आप भी देखिएगा स्क्रीन पर, व्हेन ही टुक द कैच, उसके बाद जब वो एक कीपर का ना स्टाइल होता है, वो गेंद हवा में फेंकता है, ही डिडंट लुक दैट कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट के ये मैच कैच पकड़ा है। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी डाउटफुल है, ये भी अंपायर नोट नहीं कर रहे। He scooped it first in the gloves, then he touched the ball onto the ground. Yes, it didn't, it's not a clean take. यहाँ तक कि भी मैं पढ़ रहा था जो सोशल मीडिया पे खबरें हैं कि जो शायद एंगल भी अंपायर को इस्तेमाल करना चाहिए था, प्रोड्यूसर ने उनको दिखाया ज़रूर, लेकिन वो इंसिस्ट कर रहे थे कि मुझे वो एंगल दिखाओ, तो शायद उन्होंने प्रॉपर हॉकी वाला एंगल ही देखा, उन्होंने वो दूसरा एंगल देखा नहीं। माजिद भाई, आप तो मौजूद थे मुल्तान के स्टेडियम में और सब लोग आप समेत जितने बड़े क्रिकेटर्स हैं सबकी हमने राय तो सुन ली, लेकिन आपने जो लोगों से बात सुनी और आपका अपना तज़किया से इस कैच पे क्या है, इस कैच ने इस कंट्रोवर्शियल डिसीजन ने पूरे टेस्ट और टेस्ट सीरीज का नक्शा ही बदल दिया। बिल्कुल, गफ्फार देखें, इंडिया के जो बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, लाइक माइकल वॉन का आपने बताया, माइकल एथरटन, वकार यूनुस, राशिद नकवी, कामरान अकमल का पे पढ़ रहा था, इवन बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, बाबर आजम ने कहा कि हम अंपायर के फैसले के पाबंद हैं, लेकिन हमारा पूरा ड्रेसिंग रूम कन्विंस था कि ये कैच नहीं था। इसी तरह बेन स्टोक्स ने भी कहा कि क्रिकेट में ऐसे वाकयात हो जाते हैं, लेकिन मैं भी काफी हद तक ये कहूँगा कि ये क्लीन कैच नहीं था, लेकिन अंपायर ने शक का फायदा बैट्समैन को क्यों नहीं किया। देखें, आईसीसी का बड़ा एक इस किस्म का इसमें कोड ऑफ कंडक्ट अंपायर के लिए होना चाहिए कि प्लेयर्स को तो आप, मुझे याद है 2003 में इसी मुल्तान स्टेडियम में राशिद लतीफ ने बांग्लादेश के खिलाफ एक कैच आकर क्लेम किया था। आलोक कपाली बैट्समैन थे बांग्लादेश के, 5 मैचों की सस्पेंशन राशिद लतीफ को माइक प्रॉक्टर मैच रेफरी ने दी और उसकी वजह से राशिद लतीफ का जो इंटरनेशनल कैरियर था वो तबाह हो गया। तो आज राशिद लतीफ ने भी कहा है कि ये कैच नहीं था। तो ये वही जो विल्सन है जिन्होंने बांग्लादेश में एक मैच में 5 डिसीजन दिए, 5 डिसीजन पर रिव्यू के लिए जब टीमें गई तो 5 उनके डिसीजन ओवरटर्न हो गए। कंट्रोवर्शियल अंपायर पहले से है, और लेकिन मसला ये कि हमने इनको पीएसएल में भी अक्सर अंपायरिंग के लिए बुलवा लेते हैं। तो आज उन्होंने बजाय ये कि फेयर डिसीजन देते, इस तरह का डिसीजन देके आपने बिल्कुल सही कहा कि पूरी सीरीज का जो मोमेंटम था वो दूसरी तरफ मोड़ दिया। आप तो देखें, कराची टेस्ट में तो पाकिस्तान को बका की जंग लड़ी है, वो व्हाइट वॉश से बचते हैं या नहीं बचते, लेकिन आज अंपायर के एक फैसले की वजह से इसमें मैच का नतीजा एकदम से पलट गया है। तो इसमें काफी हद तक किसी को चाहिए कि आईसीसी से शारीरिक शिकायत करें, जो भी ऐसे हैं टीमों के, उस हिसाब से अंपायर को ऑन द टोज लेना चाहिए टीम को। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और आई एम प्रीटी श्योर कि टीम मैनेजमेंट ज़रूर अपनी मैच रिपोर्ट में तो ज़रूर लिखेगी, और आईसीसी को खुद भी इस तरह के कैचेस और कंट्रोवर्शियल टेक्नोलॉजी को होते हुए गलत डिसीजन हो तो उसको नोटिस देना चाहिए। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम से यकीन तौर पर सवाल हुआ पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, टेस्ट में कैच ज़रूर वाइटल होता है, लेकिन हमें पूरी टेस्ट सीरीज़ की बात भी करनी है। और पाकिस्तान, जैसे माजिद भाई ने भी अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि कहाँ वो 2 टेस्ट जीते थे अब तक 60 साल में, और कहाँ वो जीत गए 15 दिन में 2 टेस्ट। तो डेफिनेटली वरिंग साइन है, क्योंकि क्रिकेट तो वापस आई, लेकिन हम शायद अपने होम कंडीशन का फ़ायदा कमर भाई नहीं उठा रहे। माजिद भाई से बात करूँगा, लेकिन
कमर भाई, बैटिंग कोलैप्सेस, आप 148 पे ऑल आउट हुए कराची टेस्ट में, उसके बाद लगातार आपके 2 बैटिंग कोलैप्स हुए लाहौर टेस्ट में, जहां पे 351 का टारगेट था, आप शायद 200 आई थिंक तकरीबन 142 पे 2 आउट थे और वहां से आप तकरीबन 250 के लगभग आउट हुए। सो कंटिन्यूसली हमारा जो बैटिंग कोलैप्स है वो हो रहा है। गो कि आज तो आज सऊद शकील ने संभाला, नवाज भी फाइट कर रहे थे, 355 रन के पीछे 26 रन से आना इज नॉट अ शेम, इट वाज अ वेरी वेरी गुड फाइट। बट ओवरऑल हमारी बैटिंग जो है वो होम कंडीशंस पे क्यों नहीं अच्छा खेल पा रही, हम कंफ्यूज हैं। जैसे बाजी भाई ने कहा कि पिछली विकेट बिल्कुल डेड विकेट थी, वो उस पर भी हार गए, अब रिलेटिवली स्पिन विकेट थी, उस पर चौथे दिन हम हार गए, तो डेफिनेटली नॉट अ गुड साइन कि आप अपने मुल्क में हार रहे हैं। देखिए बात दरअसल ये कि मेरे ख्याल में इस टेस्ट के पहली इनिंग्स में भी 5 विकेटें गिर गई थी 10, 11, 12 रन पे। बिल्कुल, वहाँ पे 142 पे 2 आउट थे, अब 202, यानी कि आखिरी जो हमारी 8 विकेटें वो 60 रन पे गिरी। जब अनबैलेंस सिलेक्शन होगा तो बैटिंग फील्ड में जो डेप्थ ख़त्म हो जाती है। आप देखें कि मुझसे शायद लोग एग्री करें ना करें, लेकिन मेरी जो पर्सनल रीडिंग है इस सिलसिले में कि एक शख्स शान मसूद जी जी काउंटी में सबसे बड़ा स्कोर करने वाला बैट्समैन इन बॉलरों के खिलाफ जो इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे हैं, बिल्कुल ठीक, और उनको आपने 2 टेस्ट में बाहर बिठाया हुआ है। डज इट मेक सेंस कि आपकी जब पता है कि आपकी बैटिंग में वो डेप्थ नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं है, तो कम से कम आप एक ऐसे बैट्समैन को खिलाएं जो कि फॉर्म में था समर के अंदर इंग्लैंड में, इन सारे बॉलरों को फेस किए हुए था, उसके एक्सपीरियंस को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए था, उसको उन्होंने बैठाया हुआ ड्रेसिंग रूम में। तो जब अनबैलेंस सिलेक्शन होता है और उस मौके पर जबकि स्पाइनलेस बैटिंग हो कि कभी कोई स्कोर कर रहा है, कभी कोई स्कोर कर रहा है, यानी कंसिस्टेंसी नहीं है, उसमें तो कुछ ऐसे बैट्समैन होने चाहिए जो फॉर्म में हो और उनको खिलाएं आप, बजाय इसके कि आप नए लड़कों से चांस ले लें। ठीक है, ये सऊद शकील जो है, ये लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग बैट्समैन और कमाल का परफॉर्मेंस है इसका दोनों टेस्ट के अंदर। बिल्कुल, हाँ, आई एम वेरी प्लीज। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि उसके सेंचुरी मिस कर दी ख़राब डिसीजन की वजह से। ठीक माजिद भाई, डेफिनेटली आप दूसरी सीरीज हार रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड से भी, और ठीक है लिमिटेड ओवर्स की परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन वो जो हम वर्ड यूज़ करते हैं ना अक्सर सीरीज खत्म होने के बाद, पोस्टमार्टम, आफ्टर शॉक्स, कोई आपको लगते हैं कि कोई इन 2 टेस्ट मैचों की शिकस्त पर पाकिस्तान क्रिकेट में कोई तब्दीली, कोई हम इसके अंदर अब कोई पोस्टमार्टम होता हुआ देखें? जी माजिद साहब। होना नहीं चाहिए। जी जी, ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है कि हमने एकदम बजट बना दिया, लेकिन हकायक को तस्लीम करना चाहिए और जहाँ जहाँ गलतियाँ हो रही है, इतने बड़े बड़े हमने क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, अनिल राजा खुद क्रिकेटर है, पाकिस्तान के बाबर आजम के टॉप के बैट्समैन है, सच्चाई साथ, मेरा ख्याल में शायद मेरी बात से लोग सफाक ना करें या ऐसी पाकिस्तान टीम या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इससे इख्तलाफ ना करें, लेकिन पाकिस्तान इस मौजूदा टीम से सिंध को ठीक करने के लिए एक तगड़ा फॉरेन कोच जो है ना, वो इस टीम की सोच को तब्दील कर सकता है। आप देखें कि अगर हमारे पास कोई अच्छा कोच आ जाए तो यही प्लेयर जो है आपको मैच के लिए प्लेयर नजर आएंगे। मेरे ख्याल में कमर भाई हमसे 2 देर पहले बात कर रहे थे, प्लानिंग का फुकदान है, प्लानिंग से हम एटलीस्ट टेस्ट क्रिकेट नहीं जीत सकते। ठीक, इसी तरह माजिद भाई जो आपने बात की, इसमें कमर भाई की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि शान मसूद, अब आपने अजहर अली को अगर ड्रॉप करना ही था तो फिर आप ऑलराउंडर लेके आ रहे हैं उनकी जगह। पहले टेस्ट के अंदर आपने जो पहले निशानदेही की, मैं सिर्फ उस बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि 4 डेब्यू करा दिए और मोहम्मद अबरार अहमद को खिलाया ही नहीं, तो यहाँ तो सर जवाब तलबी फिर बनती है। कन्फ्यूजन क्या है माजिद भाई? आप बड़ा इन चीज़ों को पुराना समझते हैं, डेप्थ समझते हैं, खिलाड़ियों को जानते भी हैं, ये सारे शॉट तो रमीज आजा करते, बाबर आजम बहुत पावरफुल हैं, लेकिन सकलैन मुश्ताक जब उनसे सवाल हो तो वो कहते हैं जी पहले उन्होंने कल नया एक टर्म भी निकाल दिया, कुदरत का इंतकाम भी। तो मैं इंतकाम तो खैर नहीं कहूँगा, ये हम अच्छा खेल के आ रहे हैं, और लेकिन ये ज़रूर है कि इंग्लैंड से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है कि वो उनकी अप्रोच क्या है, और हम बस बयानात तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली, जिस तरह की अजीब व गरीब किस्म की बातें आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल रही हैं, मैंने बहुत कम देखी हैं। देखें इंग्लैंड की करंट टीम को आप देखें, पिछले 9 में से 8 टेस्ट मैच जीते गए। इसकी निस्बत जब ये कोच ब्रेंडन मैकलम नहीं बने थे, जी जी, यही इंग्लिश टीम जो थी ये मुश्किल में थी, तो ब्रेंडन मैकलम ने आपकी
इंग्लैंड की टीम का माइंडसेट चेंज किया, उसकी सोच को तब्दील किया है। यहाँ पर अब रमीज राजा पे जिम्मेदारी बनती है। रमीज राजा कहते हैं कि मैं तो इलेक्शन में मुदाखलत नहीं करता, ठीक। मान लिया कि जनरल मुदाखलत नहीं करते, तो उनको चाहिए कि जो जिम्मेदार हैं, बिल्कुल आपने जो पोस्टमार्टम का लफ्ज यूज किया ना, हमारे यहाँ पोस्टमार्टम से मुराद ये होती है कि क्रिकेट बोर्ड में टॉप मैनेजमेंट का सफाया कर दिया जाए। तो मेरे ख्याल में टॉप मैनेजमेंट को हटाने की जरूरत नहीं है। हाँ, रमीज राजा को चाहिए कि वो शॉट्स खेले एज ए सीरीज चेयरमैन। इस सीरीज के बाद मैच, बल्कि सीरीज के बाद भी हमारे पास टाइम नहीं होगा। इंग्लैंड की जिस टीम ने जिस फ्लाइट से वापस जाना है, उसी फ्लाइट से न्यूजीलैंड ने कराची उतरना है। गालिबन 27 तारीख को। तो अब पीसीबी के पास टाइम नहीं है, लेकिन इन 5 टेस्ट मैचों के बाद फिर पीसीबी की मैनेजमेंट टीम मैनेजमेंट के साथ बैठे और टेस्ट मैच के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन तलाश करे। आपने बिल्कुल सही कहा कि जब अजहर अली को ड्रॉप कर दिया था, शान मसूद फर्स्ट चॉइस बनती। अब नीचे आप नवाज को ले आए, सलमान अली आगा। सलमान अली आगा साथ में 8 नंबर पर बैटिंग करते हैं। अगर उनमें पार है और वो वाकई अच्छे बैट्समैन है तो उनको ऊपर भेजे। इसके खिलाकर तो टेलेंडर्स के साथ हमेशा तो आप बड़ी इनिंग्स खेल सकते। तो मेरे ख्याल में प्लानिंग का बड़ा किस्म का योगदान है। और जिस तरह की इस वक्त हमारी प्लानिंग है, उससे तो हम टेस्ट मैच में इसी तरह बुरी बुरी खबरें हमें सुनने को मिलेंगी। कमर भाई, अब कराची टेस्ट माजिद भाई से भी मैं पूछूंगा, अब इस पे नजरें तो लोगों की थी, लेकिन एकदम से डेफिनेटली जब आपके सीरीज का फैसला 2 टेस्ट में हो जाए, तीसरे टेस्ट की वैल्यू कम हो जाती है स्पेक्टेटर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और शायद वैसे भी। बट पाकिस्तान को अब क्या करना चाहिए? बिकॉज स्टेक हमारा जो है वो हाई इसलिए है कि न्यूजीलैंड की टीम, जैसे माजिद भाई ने कहा कि फॉरेन टेस्ट सीरीज है और हमें अगर कोई रिकवरी करनी है तो अभी करनी है, न्यूजीलैंड के आने से पहले। शाइन, मैं ये बातें भी ज़रूर दोहराना चाहता हूँ कि कुछ फैसले हमारे किस्मत के भी खिलाफ हो गए, जैसे कि दोनों टॉस हम हार गए, शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड हैं, नसीम शाह इंजर्ड हो गए, शायद वो कराची टेस्ट में आ जाएं, मैं मानता हूँ। लेकिन इसके बावजूद हमारी टीम डजंट लुक लाइक अ टीम जो कि मैच में अटैक करती है। ये तो बिल्कुल उलट दिख रहा है कमर भाई, जो हम देख रहे हैं। जैसे हम मार्कवुड हमारी विकेट उड़ा रहे थे, वसीम वकार 90s में उड़ाया करते थे, ग्रैम हेक, नासिर हुसैन, माइकल अथर्टन, बड़े बड़े प्लेयर उनके, और हमारी टीम उनको डरा के आउट करती थी। अब उलट हो गया, इसकी क्या वजह है? ये बहुत सिंपल है कि इंग्लैंड की जो क्रिकेट टीम है कंपैरेटिवली पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, बॉलिंग में भी डेप्थ है, उनकी बैटिंग में भी, और उनके फील्डर आपको पता है कि ज़बरदस्त है। ठीक है ना? ठीक। उनका एक पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव एटीट्यूड है इस सीरीज़ में खेलने का। ठीक है। जिसको उन्होंने दोनों टेस्ट में साबित कर दिया है। जिस तरह से उन्होंने डिक्लेरेशन किया पहले टेस्ट के अंदर, रिस्क लिया और मैच जीत गए। फिर जिस तरह से उन्होंने इस मैच के अंदर बॉलिंग की सेकंड इनिंग में पाकिस्तान के बैट्समैनों के खिलाफ, ठीक है, पाकिस्तान ने मुकाबला किया, पाकिस्तान ये मैच जीत भी सकती थी। हो सकता है बिल्कुल कि अगर सऊद शकील को आउट न दिया जाता इस तरह से, जिस तरह कंट्रोवर्शियल तरीके से आउट हो गया, तो हो सकता है कि पासा पलट जाता पाकिस्तान की तरफ। लेकिन अब जो फाइनल टेस्ट है वो एक एकेडमिक नेचर है, और उसमें पाकिस्तान को ये करना चाहिए कि वो क्लीन स्वीप न करने दें इंग्लैंड को। ठीक। एक ही इनके पास चांस है कि पॉजिटिव माइंड से खेलें, टीम की सिलेक्शन को बैलेंस रखें, ठीक है, और शान मसूद को भी खिलाए मैच के अंदर, एक एक्सपीरियंस बैट्समैन को, ठीक है, ताकि स्ट्रेंथ हो आपकी बैटिंग में। यहाँ तो यह कि बाबर आजम गया या बीच के 1-2 बैट्समैन गया, उसके बाद काम तमाम हो जाता है। तो थैंक्स टू सऊद शकील के उसने कमाल की बैटिंग की। बिल्कुल। और कल भी आप सही कह रहे हैं, टॉप 3 हमारे एकदम से आउट हुए थे, इनकी अच्छी बॉलिंग भी इंग्लैंड की नजर आई। माजिद भी आखिर में आपसे सवाल, कल एक चीज़ मैंने सुनी, आप बड़े सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट से, रहनुमाई फरमाइएगा। मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि मोहम्मद रिजवान रेस्ट या उनकी सिलेक्शन पर मेरा डोमेन नहीं है। आई अंडरस्टैंड कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, कि वो बतौर बैटिंग कोच खिलाड़ियों के साथ काम कर रहे हैं। बट मेरा सिर्फ एक सवाल है कि माजी में आपको याद है यूनुस खान ने भी बात की थी, उसको चर्चे बाद फिर वो क्रिकेट बोर्ड में नहीं रहे थे या वो खुद चले गए थे। लेकिन इतने बड़े जब ग्रेड्स मौजूद हों, मोहम्मद यूसुफ एक बहुत बड़ा नाम है, यूनुस खान बहुत बड़ा नाम है, तो क्या बिल्कुल डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होते? और बाद में मुझे थोड़ा अजीब लगा कि इतना बड़ा खिलाड़ी ये कह रहा है कि मेरा ये डोमेन नहीं है। आपने इसे क्या नतीजा खस किया? देखिए, मोहम्मद यूसुफ क्योंकि बैटिंग कोच हैं, सिलेक्शन में अगर उनसे राय लेते होंगे तो वो यकीनी तौर पर राय देते होंगे। लेकिन अगर वो पब्लिकली ये कह देते कि
रिजवान, वो असल में सवाल हुआ था रिजवान पर। जी जी अगर वो कह देते कि रिजवान को नहीं खेलना चाहिए या रिजवान को खेलना चाहिए तो एक नई कंट्रोवर्सी बन जाती। हो सकता है जिस तरह आप कह रहे हैं कि उनको भी नौकरी से हाथ धोना पड़ता, तो उन्होंने थोड़ा डिप्लोमेटिक जवाब दिया है। लेकिन रिजवान के बारे में मैं थोड़ी देर पहले सकलैन मुश्ताक का जो सुन रहा था, सकलैन मुश्ताक उनको डिफेंड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कराची में मोहम्मद रिजवान स्कोर करेगा। भाई मोहम्मद रिजवान तो पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म नहीं हो जाती अगर मोहम्मद रिजवान फॉर्म में नहीं है। 10 इनिंग्स में फेल हो गए जी तो आपको चाहिए कि आखिरी टेस्ट सरफराज अहमद को खिला दे मोहम्मद रिजवान को। रेस्ट में क्या खराबी है? तो यूसुफ ने एक लिहाज से इस गेम को डक किया है। अगर वो वहां पर बोल देते तो एक नया तनाजा खड़ा हो जाता है। मेरे ख्याल में उन्होंने तनाजे से बचने के लिए ऐसी बात की है। और वाकई सिलेक्शन जो है वो कप्तान और हेड कोच करते हैं या वाइस कैप्टन मोहम्मद रिजवान उसमें शामिल होते हैं। यूसुफ का डोमेन नहीं है सिलेक्शन। हाँ, यूसुफ से पूछेंगे इसको खिला दें या ये फॉर्म में है तो वो अपनी राय कप्तान और हेड कोच को दे सकते हैं। लेकिन वो सिलेक्शन पर इस तरह की अगर वो बात करते हैं तो यकीनी तौर पर क्रिकेट बोर्ड के कोड ऑफ कॉन्डक्ट में आते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया माजिद भट्टी साहब। कंवर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल पाकिस्तान इस मैच हार गया और जिसका सबको अफसोस है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जैसे हमारे दोनों मेहमानों ने कहा कि कराची टेस्ट को ज़रूर जीतना चाहिए, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम भी आ रही है और हमें उस सीरीज़ से पहले अगर रिकवरी करनी है तो हमें जीत चाहिए और कॉन्फिडेंस चाहिए। वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भी जनाब शुरू हो रहे हैं और इसका सब इंतजार कर रहे हैं। उसके हवाले से आप रिपोर्ट देखिए। कल दोबारा आपसे 5:05 पर डॉन न्यूज़ से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।